तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है फॉर AEE के लिए, जो कि बात करेगा मॉडर्न हिस्ट्री की। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला आपका जो हम जिसे एंशिएंट कहते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा मिडिवल, जिसे हम मध्यकालीन कहते हैं। और तीसरा आपका मॉडर्न, जिसे हम आधुनिक कहते हैं, राइट। बट हम जो शुरुआत करेंगे वो आधुनिक से करेंगे, राइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो वेटेज देखा जाता है, जो हमारी टीम ने एनालाइज किया था, तो उसी के बाद ये हमने निर्णय लिया है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री हम पहले पढ़ाएंगे। परंतु इसमें एक चुनौती है, एक चैलेंज आएगा, क्योंकि देखिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी होता है। यानी कि अगर आपको मिडिवल में स्ट्रांग बनना है तो आपको एंशिएंट आनी चाहिए, यानी कि अगर आपको मॉडर्न में स्ट्रांग बनना है तो आपको मिडिवल आनी चाहिए, राइट। तो डोंट वरी, वो जहां पर भी जितना बैकग्राउंड चाहिए वो मैं आपको दूंगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मैं कौन सी बुक को अपना आधार मान रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने जो ओरिएंटेशन वाला जो लेक्चर बनाया था उसमें पहले ही बताया था कि अलग अलग बुक अलग अलग बातें करती हैं। उदाहरण, अगर मैं ये जो बुक आपके समक्ष आ रही है, जिसमें जो राजीव अहिर जी हैं, वो कहते हैं कि जो वास्को ड गामा के साथ जो गुजराती पायलट था उसका नाम था अब्दुल माजिद। वहीं पर जो मिडिवल हिस्ट्री के जो राइटर है सतीश चंद्र, वो अब्दुल माजिद को इब्न माजिद बताते हैं। तो इसीलिए मैं आधार पहले बता रहा हूं, राइट। तो ये बुक है राजीव अहिर की मॉडर्न हिस्ट्री की, राइट, जो स्पेक्ट्रम नाम से काफी फेमस है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट। तो इसमें जो क्राइटेरिया रहेगा वो ऐसा रहेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, कुछ को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आपने कोई यूपीएससी का पेपर नहीं देना है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मीन्स नहीं लिखना होता, राइट। आपने ऑब्जेक्टिव देना है, तो कॉन्सेप्ट को मैं एक सीमा में रखूंगा और फैक्ट्स पे भी हम डील करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके जो चैप्टर का नाम है वो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दो वी टॉक ऑफ एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूटी। यानी कि देखिए, हम कह तो देते हैं कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में या 3 चरणों में उसको विभाजित किया जा सकता है, परंतु इतिहास तो एक समय है, और समय जो होता है वो निरंतर होता है। तो जो चीज निरंतर है उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें कोई भी चरण उठाना है, यानी कि अगर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो थोड़ा मुझे मिडिवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, राइट। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्टिंग्विश क्लियरली वन पीरियड एंड एन अनदर बिगिन। जैसे कि मैंने बताया था, ये तो एक समय है, तो समय कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, तो ये इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है, वैसा ही ये जो विभाजन है इसको सटीकता देना बड़ा मुश्किल है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सो वी थिंक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एज बिगिनिंग विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, वी नीड टू गो बैक टू व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड द मिडिवल पीरियड। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमें समझना है मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छी तरह, खासकर जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़े से पीछे से क्या मतलब है, हमें कहीं ना कहीं मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। दैट इज द 15th century itself, indeed to a time even before the Mughal came and established their empire। अब यहां पर यह है कि अगर आपको ब्रिटिश साम्राज्य को जाना, यानी कि जो यूरोपियंस जो आए थे, जो भी पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, डैनिश आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटेन वाले आए थे, इनको समझना है ये जब भारत आए,
क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं जो आपका मुगल साम्राज्य है उससे पहले आए। अब कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जो पानीपत का पहला युद्ध था, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, 1526, एक सेकंड, 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर आए थे। इसी के पश्चात जो मुगल एम्पायर स्थापित हुआ भारत में, राइट। बट यहीं पर मैं लिखता हूं दूसरा वर्ष, वो है 1498। तो यहां पर आते हैं वास्को ड गामा। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि 28 वर्ष पहले पुर्तगाली आए थे, यानी कि कहीं ना कहीं यूरोपियन का आगमन हो गया था मुगलों के आगमन से 28 वर्ष पूर्व, राइट। तो यहां पर राइटर साहब यही बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। After the decline of Roman Empire in the 7th century, the Arabs had established their dominion in Egypt and Persia. देखिए, आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि यहां पर मैं मध्यकालीन में जाऊंगा। तो मध्यकालीन में ये, जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द माइटी रोमन एम्पायर। माइटी मतलब होता है विशालकाय, क्योंकि एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। ये जो बीच का जो सागर है, ये है भूमध्य सागर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के चारों तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य फैला था, द माइटी एम्पायर, उसका नाम था रोमन एम्पायर। पर जो थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, याद रखिएगा, थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, अगर मैं बात करूं 550 से लेके 575, ये वाला जो समय है एडी, यहां पर ये माइटी रोमन एम्पायर टूटा दो भागों में। एक रेड दिख रहा होगा आपको, जिसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहा गया, और एक आपको ये वॉयलेट कलर का दिख रहा होगा, जिसको कहीं ना कहीं ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा गया। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपोल। आई रिपीट, ईस्टर्न वाले की जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपोल, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये शब्द। और जो वेस्टर्न वाला, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, इसकी जो कैपिटल थी वो थी रोम, राइट। अब देखिए, ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसा था, जब ये माइटी रोमन एम्पायर था तो ये डायरेक्टली व्यापार किया करता था ओरिएंट देशों से। ओरिएंट का मतलब होता है जो ये एशियन कंट्रीज होती हैं, उन देशों को ओरिएंट कहा जाता है, राइट। तो देशों से व्यापार करता है। और एक बात यहां पर हम ज्योग्राफी का सहारा लेंगे इस चीज को समझने के लिए। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर। अब ये हमें पता होना चाहिए, जो एक 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, हम उससे जितना दक्षिण की तरफ जाएंगे या जितना उत्तर की तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा, तो उतनी ठंड बढ़ती रहेगी, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब आप यूरोप को देखते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि यूरोप का जो अक्षांश वाला भाग है वो काफी बड़ा है, यानी कि यूरोप में ठंड बहुत होती है। तो देखिए, अक्षांश के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ काफी ठंड है यूरोप में। तो यूरोप जो एक समय काफी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वो ओरिएंट प्रोडक्ट लेता था, यानी कि भारत को एक हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि भारत में मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, काली मिर्च होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर का तापमान होता है उसको एक मेंटेन करता है, राइट। तो इसीलिए व्यापार होता था। अब जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो रोमन साम्राज्य टूटा, इस वजह से क्या हुआ, खासकर जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि ईस्टर्न साइड है, उस पे कहीं ना कहीं ज्यादातर जो शासन किया वो इस्लाम वर्ग के लोगों ने किया, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि 7वीं शताब्दी में जो अरब्स थे और जो पर्शिया वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को मानते थे, क्योंकि इस्लाम का उदय हो चुका था 625 एडी में, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। और जिस वजह से क्या हुआ कि जितने भी ये जो अरब, पर्शिया, ये कहीं ना कहीं इस धर्म की वजह से एक हो गए, और जितना ये एक हो गए उतने ये मजबूत हो गए। तो हुआ क्या कि जो पूर्वी भाग था किसका, रोमन साम्राज्य का, वहां पर जो आधिपत्य है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कब्जा है, वो हो गया किसका, इस्लाम वर्ग के लोगों का, राइट। ज्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। इतना याद रखेंगे, जो ये वॉयलेट कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादातर वर्चस्व किसका है, इस्लाम वर्ग का। और जो रेड वाला दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ईसाई धर्म। तो यहां पर मैं धर्म कर रहा हूं, एक तरफ इस्लाम, एक तरफ ईसाई, राइट। वो मैं जानबूझ के कर रहा हूं, क्यों, अभी आपको समझ में आएगा।
अब देखिए एक बात और समझनी है, इस पिक्चर को देखिए आप, इसमें आपको दिखेगा कि जो वॉयलेट कलर है यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर लाल सागर है, रेड सी, और इसके ऊपर मैं देखूं थोड़ा ऊपर तो यहां पर आपका पर्शियन गल्फ है। यानी कि जो व्यापार किया जाता था वो बड़ी बड़ी नाव होती थी, वो इन्हीं मार्गों से सामान लाया जाया करता था, क्योंकि एक रास्ता भी था जैसे आप ऊपर से देख सकते हैं, परंतु वो रास्ते में हिमालय पड़ता है, तो उस समय ये हिमालय क्षेत्र में जाना इतना आसान नहीं होता था। तो ज्यादातर व्यापार के लिए एक लाल सागर यानी कि रेड सी और जो आपका पर्शियन गल्फ है उसका इस्तेमाल किया जाता था, राइट। और याद रखेंगे इस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 7वीं शताब्दी या मैं बात कर रहा हूँ 15वीं शताब्दी, इस समय जो जो अफ्रीका के नीचे वाला रास्ता है केप ऑफ गुड होप, वो उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, राइट। उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज नहीं हुई है, राइट। तो देखिए 1453 में जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपोल है ये तो ओटोमन टर्क्स के पास आ गया, इस्लाम धर्म के लोग हैं, ठीक है। अब कब्जा किसका हो गया? इस्लाम का। अब ईसाई जो यानी कि जो यूरोप वाला एरिया है, वेस्टर्न यूरोप वाला जो एरिया है, वो अगर सामान चाहता है, मसाले चाहता है, तो उसको काफी बीच में टैक्स देना होता था, काफी ज्यादा जो टैरिफ होता है वो देना पड़ता था, राइट। और कहीं ना कहीं उनको बड़ा महंगा पड़ता था। किनको? जो आपका ये रेड वाला हिस्सा है, वेस्टर्न यूरोप वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे की स्टोरी ये है कि अब देखिए होता क्या है, जो यूरोप है, जैसे आप देख रहे होंगे ये राइट साइड आपको मोनालिसा की जो पेंटिंग है जो काफी प्रसिद्ध है, जो दा विंसी द्वारा बनाई गई है, ये प्रदर्शित करती है, लोगों ने अलग अलग टिप्पणी दी है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये तो बनाने वाले को ही पता होगा, ठीक है। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या देखा गया कि ये जो इस तरह की पेंटिंग्स वेंटिंग्स जो देखी गई, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं यूरोप जो था उसमें 15वीं शताब्दी में एक रेनेसा आ गया था। रेनेसा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो कट्टरता होता है उससे बाहर आना, और असल में जो पुनः जागरण है, जो एक नॉलेज की बातें हैं, जो एक हैंड्स प्रूफ जो लॉजिकल बातें हैं, उस पर काम किया जाता है। तो रेनेसा आया और लोग कट्टरता से बाहर आए, तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्या किया उन लोगों ने? एक्सप्लोरेशन किया। एक्सप्लोरेशन मतलब कि कहीं ना कहीं अपना जो ज्ञान उन्होंने बंद कर दिया था कट्टरता की वजह से, ऑर्थोडॉक्सी की वजह से, अब उसको खोला। अब खोलते समय उनको ये समझ में आया कि उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी कि बाहर जाना पड़ेगा समझने के लिए, राइट। तो यहीं से क्या हुआ कि इसी समय पे यूरोप में क्या हो रहा था, क्योंकि काफी तकनीक बढ़ रही थी कि जो शिप बिल्डिंग है और जो नेविगेशन के यंत्र होते हैं, जैसे आजकल आप लोग मोबाइल में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है नेविगेशन का। तो उस समय कुछ इस तरह का तो नहीं था, परंतु कहीं ना कहीं ये हो गया था कि वो बता देता था किस दिशा में जाना है। क्योंकि ये जो नेविगेशन का जब आविष्कार होने लगा, तो जो जहाज हैं उनको इतनी हिम्मत आई कि वो जो ओपन सीज होती है, अब ओपन सीज से मेरा क्या तात्पर्य है, जो खुले समुद्र है, उससे मेरा ये तात्पर्य है जैसे बड़े बड़े महासागर जो होते हैं, वहां तक जाने की हिम्मत हुई। क्योंकि अगर महासागर में ये शिप जाएंगे, अगर उनके पास जीपीएस नहीं होगा, यानी कि नेविगेशन नहीं होगा, तो खो सकते हैं। क्योंकि जो लाल सागर और जो पर्शियन गल्फ वाला जो सी है, वो तो दो जो भूमि है, क्योंकि गल्फ है ना, तो गल्फ में तो इतना खोने का डर नहीं रहता है। इसीलिए पहले के जो जहाज होते थे वो इन्हीं लाल सागर यानी कि रेड सी और पर्शियन गल्फ में ही घूमते थे। अब देखिए जब ये 15वीं सेंचुरी में ये रेनेसा की वजह से कहीं ना कहीं जो ये एक्सप्लोरेशन वाली भावना इनके अंदर आई, और कहीं ना कहीं इनके पास तकनीक भी बन चुकी थी, अच्छे अच्छे शिप थे, नेविगेशन की फैसिलिटी थी, तो इन्होंने हिम्मत करी कि चलिए अब जरा ओपन सी में घुसते हैं और एक नया रास्ता ढूंढते हैं जिससे कि हम भारत पहुंच जाए। क्योंकि अभी तक ये आविष्कार हो चुका था, ये नॉलेज मिल चुकी थी कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। जिससे कि कहीं ना कहीं यूरोपियन ने ये सोचा कि जो इस्लाम वर्ग के जो लोग हैं जिन्होंने रास्ता घेर रखा है, उसकी मोनोपोली जो है वो खत्म की जाए, कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर ये स्लाइड आपके सामने आ रही है, ये बता रही है कि ये क्यों रास्ता ढूंढने की बात हुई थी। क्योंकि देखिए जब जेब में पैसा होगा तभी तो आप एक्सप्लोर करोगे, जेब में पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से करोगे, तो यही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूरोप था वो फल फूल रहा था, क्योंकि यहाँ पर खेती काफी अच्छी की जा रही थी, जिस कारण यहाँ पर काफी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इनका बहुत ज्यादा होने लगा, राइट। तभी ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोरेशन, एक तरह का परीक्षण करने के लिए तैयार हुए, राइट। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब वहीं पर मैं बात करता हूं वेनिस और जिनोवा। जब आप इटली वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको दो शहर दिखेंगे, वेनिस और जिनोवा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका जो मेडिटेरियन सी है उसमें दिखेगा। और जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपने उसको मैप पे जरूर ट्रेस करना, आपके पास एक एटलस होनी चाहिए, जरूर ट्रेस करिए, वो माइंड में फीड हो जाता है। तो वेनिस और जिनोवा जो है, यहाँ पर असल में क्या था, जब बहुत बड़ा माइटी रोमन एम्पायर था, जब वो टूटा नहीं था,
तो यही दो देश कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का काम करते थे। मतलब ये लोग सामान लेते थे इंडिया से या चाइना से या मलेशिया से, यानी कि ओरिएंट गुड लेते थे और इसको बेचते थे यूरोप में और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। कौन? वेनिस और जिनोवा। अब ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको दिखेगा आगे चल के जो वेनिस है वो कहीं ना कहीं यूरोप का दुश्मन बनेगा, जेनोवा नहीं बनेगा, वेनिस बनेगा। कैसे? अभी आगे देखेंगे। अब हुआ क्या, जब ओटोमन टर्क ने 1453 में कब्जा कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपोल में, जो राजधानी है पूर्वी यूरोप की, उसमें कर लिया था। तो देखिए वेनिस और जिनोवा के पास इतना शक्ति नहीं था कि वो जो ओटोमन टर्क्स है उनसे झगड़ा मोल ले। तो उन्होंने ओटोमन टर्क्स जो थे उनसे एक समझौता कर लिया था कि आप हमें जो है कुछ ना कुछ प्रतिशत दे दीजिएगा जिससे कि हम अपना व्यापार कंटिन्यू रखें, राइट। पहले ये बहुत कमा रहे थे बट अब क्या करें, अब तो है ना इनसे शक्तिशाली आ गए ओटोमन टर्क, इसलिए इनको करना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। आगे की स्टोरी ये है कि जो कहीं ना कहीं अब जब ये, खासकर मैं बात करूंगा पुर्तगाली की, अभी जो पोर्चुगीज और स्पेन वाले थे, और पोर्चुगीज को हम लेंगे, ये कहीं ना कहीं शिप बिल्डिंग कर रहे थे परंतु इनको कहीं ना कहीं पैसा और चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जितने भी नॉर्थ यूरोपियन देश थे, नॉर्थ यूरोपियन, इन्होंने पुर्तगाल और स्पेन को मदद करी कि तुम नया रास्ता ढूंढो, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन ही एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। इवन जो जिनोवा है, जिनोवा के रहने वाले लोग जिनूस कहलाते थे, उन्होंने भी मदद करी। यहां पर आपको कहीं पर भी मैंने वेनिस का नाम नहीं बोला है, ठीक है। देखिए वेनिस नहीं चाहता था, राइट, तो ये बात याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं और एक मुद्दा और था जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म होता है क्रिस्टेंडम्स। ये आपको शब्द दिख रहा होगा क्रिस्टेंडम। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्रिस्टेंडम मतलब होता है ईसाई धर्म को फैलाना और लोगों को धर्मांतरण करना ईसाई की तरफ। अब समस्या क्या है, एक तरफ इस्लाम धर्म चल रहा था जो चाह रहा था हर कोई इस्लाम धर्म को माने, और यहाँ पर ये चल रहा है ईसाई धर्म, जो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म जिस हिसाब से फैल रहा था उस हिसाब से वो डर गया था। तो वो भी कोशिश कर रहा था कि लोग ईसाई धर्म को अपनाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक युद्ध दिख रहा है धर्मों के बीच, धर्म के फैलाने के बीच, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि आगे हम मेन पॉइंट में आ रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं पुर्तगाली के एक प्रिंस हेनरी हैं, राजकुमार हैं, इनका जो निकनेम है वो नेविगेटर है। क्वेश्चन आता है कि नेविगेटर किसका जो टाइटल नेम था या किसको दिया गया था, तो आपने याद रखना प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी क्या है कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि अब मैं एक्सप्लोर करूंगा, एक नया रास्ता ढूंढूंगा। तो इसकी इजाजत उन्हें पोप निकोलस 5 हैं वो भी दे देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उनको इजाजत कौन देते हैं, पोप निकोलस 5। वो प्रिंस हेनरी को एक बुल देते हैं 1454 में। बुल का मतलब है एक मोहर दे देते हैं, एक ऑफिशियली ग्रांट कर देते हैं। अब यहीं से प्रश्न आता है, सर ये तो प्रिंस है, राजकुमार है, इसको क्या ये पोप यानी कि जो पंडित है वहां का पुरोहित है उससे क्यों परमिशन मांग रहे हैं? देखिए आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक शब्द है सेक्युलरिज्म, जिसे आप जानते हैं पंथ निरपेक्ष हम कहते हैं। सेक्युलरिज्म का जो शब्द आया है वो यहीं से आया है। असल में क्या था कि जो ये धार्मिक गुरु थे ये शासन प्रशासन में इतने घुस गए थे कि जो राजा लोग होते थे, राजा महाराजा, ये इनके बिना कुछ काम ही नहीं करते थे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है जो धार्मिक लोग थे ये शासन प्रशासन में भी आ गए थे, इतने मजबूत हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रिंस है वो जो प्रिंस हेनरी जो है वो निकोलस 5 है उनसे क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, राइट। तो इसीलिए एक शब्द आया सेक्युलर, जिसमें ये कहा गया कि धर्म और शासन प्रशासन को बिल्कुल अलग रखा जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे कुछ डेटा है। शुरुआत करते हैं प्रिंस हेनरी। अब आगे की स्टोरी ये है कि कहते हैं ना किस्मत अगर आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहती तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रिंस हेनरी जा नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। तो उनके नसीब में नहीं था कि इतिहास में उनका नाम आए जहां आज वास्को ड गामा का नाम है। चलिए कोई नहीं। 1497 में अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम है, एक पहले हम ये देखेंगे 1497 में क्या होता है। 1497 में एक ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास हस्ताक्षर होती है। एक ट्रीटी, एक संधि मतलब एक एग्रीमेंट साइन होता है जो किस नाम से, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास। ये किस किस के मध्य होता है, स्पेन और पोर्चुगीज के बीच, स्पेन और पोर्चुगीज के बीच। इसमें आप देख रहे होंगे तो ये एक अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में एक केप वर्डे आइलैंड्स हैं। उसमें ये निर्धारित हुआ कि पश्चिमी हिस्सा पे एक्सप्लोरेशन करेंगे स्पेन वाले और पूर्वी हिस्से में एक्सप्लोरेशन करेंगे पोर्चुगीज। तो आप देखेंगे भारत कहां पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इस दिशा से देखें तो ये पड़ रहा है पूर्व की तरफ। हालांकि पृथ्वी गोल है तो क्या पूर्व क्या पश्चिम, पर लॉजिकली हम देखेंगे कि पूर्व में पड़ रहा है भारत, राइट। तो इसीलिए वास्को ड गामा जी आए हैं हमारे पास। फिर हम देखते हैं 1487 में एक है व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अपनी शिप यहां से शुरू करते हैं
और ये केप ऑफ गुड होप आते हैं और यहां तक आते हैं, यानी कि केप ऑफ गुड होप का रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है और उनको ये भी पता चल गया है कि एक रास्ता है इंडिया, परंतु ये वापस चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं, क्या जाते हैं, अलग अलग बुक अलग अलग बातें रखती है, तो यहां से आपका कभी क्वेश्चन नहीं बनता। बस इतना याद रखना कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने केप ऑफ गुड होप का रास्ता तय किया। ये नहीं पूछते हैं कि केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचा, अगर प्रश्न है केप ऑफ गुड होप से पहला यूरोपियन जो भारत पहुंचा वो कौन था, तो वहां पर आपका आंसर होगा वास्को ड गामा। और अगर ये क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप रास्ते का पहली बार किसने इस्तेमाल किया, वो है बार्थोलोम्यो डियाज 1487। याद रखेंगे ये बात, ठीक है, क्योंकि इसी के 10 वर्ष बाद 1497 में वास्को ड गामा शुरू करेगा यूरोप से यात्रा। एक साल में 1498 में कहां पहुंच जाएगा, भारत, राइट। तो यहां पर ये बात याद रखेंगे, बार्थोलोम्यो डियाज, ये भी पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं, अब आगे वास्को ड गामा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो अपने 3 जहाजों के साथ वास्को ड गामा, इनकी मदद के लिए इन्हें एक व्यक्ति मिल जाता है मेडागास्कर में। ये देखिए यहाँ पर, ये है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर में इनको एक गुजराती पायलट मिल जाता है जिसका नाम है अब्दुल माजिद। ये राजे विहर साहब की तरफ से है अब्दुल माजिद, तो याद रखेंगे क्योंकि इसको पहले से ही, इसकी भारतीय है तो इसको पता था कि मेडागास्कर से गुजरात की तरफ कैसे जाना है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाला भी साथ देता है। तो यहाँ पर वास्को ड गामा लकी रहे हैं कि उनको अब्दुल माजिद मिले और जिनके मार्गदर्शन थे वो पहुंच गए कालीकट। कालीकट कहाँ है, आज के केरला का जो आपका राज्य है, आजकल ये कालीकट नाम से नहीं जाना जाता, कोझिकोटे नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये याद रखेंगे कि जो वास्को ड गामा है ये कहाँ पहुंचा, कालीकट कब पहुंचा, मई 1498। और यहाँ पर इनका बहुत तहे दिल से वेलकम किया जाता है ज़ैमुरीन द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ज़ैमुरीन, जिसका ओरिजिनल नाम था समुथरी, यानी कि समुद्र का देवता, यानी कि समुद्री नाम था इसका ओरिजिनल। ये हिंदू वर्ग का व्यक्ति था, ये बात याद रखेंगे। कौन से वर्ग का, हिंदू। अब मैं धर्म क्यों गिना रहा हूं आपको, क्योंकि असल में लड़ाई धर्म की ही होती है। यहाँ पर जो लड़ाई का मेन सोर्स होगा वो धर्म ही दिखेगा आपको, राइट। तो कालीकट में कौन वेलकम करता है, ज़ैमुरीन करता है। हालांकि ज़ैमुरीन को पता ही नहीं था कि जो पुर्तगाली है उनकी मंशा क्या है, क्योंकि जब पुर्तगाली को भेजा गया था तो मैंने भी बताया आपको कि कहीं ना कहीं ये मकसद था कि ईसाई धर्म को फैलाया जाए, लोगों को परिवर्तित किया जाए ईसाई धर्म की तरफ, क्योंकि इस्लाम फैल रहा था तो ये लोग डर रहे थे। हालांकि ज़ैमुरीन को तो ये लगा कि ये व्यापार करने आए हैं तो हमें अच्छा खासा टैक्स देंगे और हमारा जो हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है उसका विकास हो, राइट। तो वास्को ड गामा 3 महीने के लिए भारत में रहे, ठीक है। जब पहली बार आए थे 3 महीने के लिए रहे, तो पहली बार यानी कि दोबारा आए हैं, पर अभी फिलहाल पहली बार 3 महीने के लिए रहे और 3 जहाजों के साथ आए। फिर आगे देखेंगे, अब 3 महीने रहे वास्को ड गामा, फिर वापस चले गए और बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, लगभग 10 गुना मुनाफा कमाया, कहते हैं 10 गुना, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं, जब वास्को ड गामा वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वास्को ड गामा तो काफी अच्छा कमा लिया, तो उनको देख के फिर एक और व्यक्ति आता है, वो है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। तो ये भारत आते हैं ये व्यापार करने मसालों के लिए, और ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो लोकल रूलर होते हैं कालीकट के, आपको बताया ज़ैमुरीन है, ज़ैमुरीन को कन्विंस कर देते हैं, उनसे कहते हैं एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं कालीकट में। अब यहीं पर एक बात याद रखिएगा, एक होता है फैक्ट्री यानी कि कारखाना, और एक होता है फोर्ट, FORT, फोर्ट मतलब किला। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पहला किला कहां खोला गया, यानी कि पहला फोर्ट, और पहली फैक्ट्री बोला है मैंने कि पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने खोली है। अगर फोर्ट आएगा तो फोर्ट में जो नाम आता है वो आता है अल्फांसो डे अल्बुक्वेर्कू, वो अभी आप पढ़ने वाले हैं, जो दूसरा गवर्नर था पुर्तगालियों का। तो जो फैक्ट्री खोली पहली, वो खोली पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने, कहा, कालीकट में। तो अभी किसकी बात करी है मैंने, फैक्ट्री की। अच्छा, ये एस्टैब्लिश करते हैं कालीकट में फैक्ट्री, और ये सितंबर 1500 में पहुंचते हैं, ठीक है। 1498 में कौन पहुंचा था, वास्को ड गामा, 2 वर्ष बाद पहुंच जाते हैं। परंतु क्या होता है, ऑलरेडी वहां पर जो अरब वाले जो व्यापारी थे वो पहुंचे हुए थे, कालीकट में पहले से रहते थे, तो कहीं ना कहीं चिढ़ गए, क्योंकि चिढ़ना तो था ही, क्योंकि उनका एक एकल अधिकार था, क्योंकि लाल सागर और ये पर्शियन गल्फ में तो ये अरबियन का ही था जो इस्लाम वर्ग के थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, जो पुर्तगाली आ रहे हैं उनकी जो फैक्ट्री है जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल की वजह से खुली कालीकट में, वहां लूट मार कर देते हैं। तो इस बात का गुस्सा करते हैं कौन, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। और उस समय पुर्तगालियों के पास तकनीक अच्छी थी और हिम्मती भी थे ये, राइट। आज भी जो पोर्चुगीज वाले हैं, बड़े स्पेन और पोर्चुगीज वाले जो है हिम्मती माने जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ये बुल गेम खेलते हैं, ठीक है, यानी कि बुल से लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर गुस्सा आता है, फिर कालीकट में बॉम्बार्डिंग कर देता है कौन, कैब्रल। पेड्रो एल्वारेज कैब्रल क्या रिटेलिएट करता है और बॉम्बार्डिंग कर देता है केरला में।
तो क्वेश्चन आता है कि किस यूरोपियन शासक ने या किस यूरोपियन ने केरला में बॉम्बार्डिंग करी, तो आप कहेंगे पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने करी। फिर वास्को ड गामा फिर आता है 1501 में, ठीक है। वास्को ड गामा फिर क्या करता है, यहां पर एक फैक्ट्री स्थापित करता है। पहली फैक्ट्री किसने स्थापित करी, पहली फैक्ट्री करी पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने, कहां, कालीकट ने। दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है वास्को ड गामा, कहां, किन्नौर में, ठीक है। क्योंकि जब वास्को ड गामा दूसरी बार आता है तो ज़ैमुरीन उससे खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि वास्को ड गामा जब दूसरी बार आता है तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि जो अरब है इनको हटाओ, आप अब हम ही करेंगे आपसे व्यापार। तो ज़ैमुरीन नाराज हो जाता है, वो कहता है भैया राजा मैं हूं, तुम कौन होते हो बताने वाले। ऊपर से पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने पहले ही बम्बार्डिंग करी थी, काफी नुकसान किया था। तो कहीं ना कहीं से जो ज़ैमुरीन थे या जो लोकल शासक थे वहां के, वो नाराज थे पुर्तगालियों से, राइट। आगे देखते हैं। अब 1505 की बात में आ रहा हूं। देखिए होता क्या है, अब हल्के हल्के आपने देखा होगा कि ये फैक्ट्रीज बना रहे हैं। फैक्ट्रीज बना के क्या होता है कि ये लोग फिर कहीं ना कहीं हल्के हल्के कहते हैं कि भैया हमारी फैक्ट्रीज पे चोरी हो जा रही है, नुकसान हो जा रहा है, कोई भी आके आक्रमण कर दे रहा है, तो हमें उसमें दीवार बनानी है, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए दीवार होती है ना, जो बाउंड्री होती है, वो बनाने दी जाए, एक तरह का किला। यानी कि अब जो फैक्ट्री का निर्माण कहीं ना कहीं फोर्ट के निर्माण में परिवर्तन होगा। इसीलिए पहला फोर्ट 1503 में बनाया जाता है अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु द्वारा, जो दूसरा गवर्नर बनेगा अभी आने वाला है। तो जब फैक्ट्री के चारों तरफ बाउंड्री करी जा रही है तो इनको अब सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, और सेना को लीड करने के लिए क्या चाहिए, कोई कमांडर। तो कमांडर को ये लोग गवर्नर कहते हैं, तो यहीं से गवर्नर की एंट्री शुरू हो जाएगी, राइट। तो जो पहला पुर्तगालियों का गवर्नर बना वो बना फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, ये बात याद रखेंगे। 1505 में 1505 में जो पहला गवर्नर बना पुर्तगाली का वो बना फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, और 3 वर्ष के लिए बनाया गया ऐसे, ये बात याद रखना है। तो पहला कौन बना है, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। असल में क्या हुआ, जब ये यहाँ स्थापित हुए और इन्होंने ऐसे अपनी किले फोर्ट बनाने लग गए, तो कहीं ना कहीं जो अरब वाले थे और खासकर जो इजिप्ट का एरिया था, वहां पर आपको बताइए मुस्लिम शासक हैं, ममलुक कहा जाता था उन्हें, तो वो नाराज हो गए। तो वो, और कहीं ना कहीं गुजरात का शासक, देखिए गुजरात का शासक जो था वो मुस्लिम वर्ग का था, ठीक है। गुजरात का शासक वो कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वो ज्यादा पक्ष किसका लेता था, इस्लाम का। तो वो चाहता था इस्लाम वाले ही रहे, ये जो ईसाई आ रहे हैं ये ना है। तो एक साथ जो इजिप्ट वाला है, इजिप्ट की सेना की टुकड़ी, यानी कि जहाज, जो जहाज का बेड़ा होता है जिसे हम फ्लीट कहते हैं, तो इजिप्ट का जहाज का बेड़ा और ये गुजरात का जो शासक था उसके जहाज का बेड़ा ने मिलके आक्रमण कर दिया इसी पुर्तगालियों पे। और उस समय वहां के कमांडर कौन थे, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। तो पहले तो ये हारे, पर दूसरी बार, माफ कीजिएगा, पहली बार जब ये हारे, पहले युद्ध में जब ये हारे थे तो जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा का पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। तो 1 वर्ष बाद कहीं ना कहीं जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है वो बदला लेगा, और पूरी तरह से जो दोनों की जो कंबाइन आर्मी है, गुजरात के शासक की और जो ममलूक है, जो इजिप्ट का सुल्तान है, उसकी आर्मी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि जहाजी बेड़े को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि देखिए उस समय मैंने कहा कि पुर्तगाली ही ऐसे थे जिनके जहाजों में तोप होती थी, तोप, और जहाजों के पास थी नहीं, तो इसलिए जीत पाते थे, राइट। अब जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है उसकी एक नीति याद रखिएगा, उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसकी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब जो इंडियन ओशन वाला एरिया था ना, ब्लू दिखता है ना, तो वहां पर इनके बिना कोई जहाज नहीं आ सकता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखेंगे, वो इसकी थी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, जो दूसरा गवर्नर बना। पहला है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। दूसरा बना है अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, और ये वही था जिससे मैंने कहा इसने पहली क्या करी, इसने पहला फोर्ट बनाया। फोर्ट फैक्ट्री किसने बनाई, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने। इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। रियल फाउंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इंडियन ओशन है उस समय वहां एंट्री होने के जितने भी रास्ते थे जो उस समय के लोग जानते थे, उन रास्तों पे इसने कब्जा कर लिया। जैसे लाल सागर के द्वारा, ठीक है, लाल सागर में एक संधि है, बब एल मंडेप कहते हैं उसे, बब एल मंडेप, आप देखिएगा जरूर। ये है लाल सागर पे, रेड सी पे। वैसे ही पर्शियन गल्फ है, हॉर्मुज की स्ट्रेट, ठीक है। और वैसे ही नीचे जो मलेशिया और इंडोनेशिया वाला एरिया है वहां पर है मलक्का। तो ये तीनों पे, जहां पर उस समय तीनों ही रास्ते थे जहां पर लोग जानते थे कि हम कहीं ना कहीं एशिया से यूरोप पहुंच सकते हैं, तो इन तीनों जगहों पे इसने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। तो एकल अधिकार बना दिया किसने, ये अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने। तभी इसे एक रियल फाउंडर कहा जाता है। इसने पुर्तगालियों का शासन स्ट्रॉन्ग किया, राइट। और इसने कहीं ना कहीं क्या किया कि जो अल्बुकर्कु है, इसकी एक नीति थी कि इसने कहा कि जो भी शिप के व्यापार में है, मतलब जो शिप लेके आएगा, जो शिप चला रहा है, वो बिना परमिट के शिप नहीं चलाएगा। और जो शिप बिल्डिंग, मतलब जो शिप बना रहे हैं, जो फैक्ट्रीज
शिप बना रही है वो बिना परमिट, इनसे जब तक परमिट नहीं मिलेगा तब तक नहीं बनाएंगी, अगर बनाएंगी तो वो इलीगल होगा, ठीक है। ये देखिए मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स। और इसने कहा कि जो पुर्तगाली जितने भी थे इनके साथ आए थे उनसे इसने कहा कि आपने क्या करना है, जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ अपनी शादी करनी है, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं अगर भारत के समाज में आपको घुल मिल के रहना है तो दामाद बन के रहना है, क्योंकि भारत की संस्कृति दामादों की बड़ी इज्जत करती है, ठीक है। तो ये समाज में मिक्सअप होना चाहते थे, तो ये नहीं थी टू टेक दी लोकल वाइफ्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस गवर्नर ने कहा था कि आप लोकल वाइफ्स लीजिए, तो आंसर होगा अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु। अब देखिए क्या है कि इन गोवा प्रोविंस नॉट दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ विलेज, मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे गोवा है वहां पर इन्होंने अपने आप को जो गांव के जमींदार होते थे उस रूप में स्थापित किया। पैसे की तो कमी थी नहीं, लोगों को उधार दे दे के इन्होंने अपने आप को जमींदार बना दिया। और इन्होंने कुछ नई फसलों का मतलब भारत में एक परिचय करवाया, जैसे टोबैको हो गया, कैश्यू नट हो गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टोबैको का जो परिचय है वो भारत में किसने कराया, तो वो पुर्तगालियों ने कराया, ठीक है, जो कैश्यू नट है। तो ये चीज आपने याद रखना है। और कोकोनट की जो नई किस्म है, जो नई बेहतर जो एक उसकी प्रजाति है कोकोनट की, वो इंट्रोड्यूस करी इन्होंने। नेक्स्ट जो अल्बुकर्कु है उसने जो गोवा है, जो बीजापुर का शासक था, सुल्तान था, उससे 1510 में छीन लिया, आराम से हरा दिया और गोवा को कैप्चर कर लिया। और गोवा देखिए एक बंदरगाह है, एक पोर्ट सिटी है, और आयात निर्यात के लिए पोर्ट सिटी आपके कब्जे में होना आपके लिए बहुत बेहतर है। तो ये याद रखेंगे कि गोवा किसने कैप्चर किया, अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने। कब किया, 1510, ये बात याद रखेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु के लिए, इसने सती प्रथा को हटा दिया, इसने सती प्रथा को वहां से हटा दिया, राइट, ये बात याद रखेंगे। सती प्रथा आप समझते होंगे, जिसमें पति मर जाए तो औरत को जिंदा जला देते थे पति की चिता में, राइट। अब आएंगे तीसरे गवर्नर जनरल, माफ कीजिएगा गवर्नर, वह है नीनो दा कुना। पहले फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, दूसरा अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु और तीसरे नीनो दा कुना। इनको फिर नेक्स्ट तीसरा गवर्नर बनाया गया। इन्होंने क्या करा, जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने जो बीजापुर का सुल्तान था उससे गोवा छीन लिया था 1510 में, तो इन्होंने क्या किया, नीना दो कुना ने, जो पुर्तगालियों की राजधानी थी, कैपिटल थी कोचीन, उसको कहां शिफ्ट कर दिया है, गोवा। तो गोवा कैप्चर किसने किया, अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने, जो दूसरे गवर्नर थे। और गोवा को राजधानी किसने बनाया, जो तीसरे गवर्नर है, नीनो दा कुना। तो देखिए प्रश्न बनते हैं, बहादुर शाह ने क्या करा, कहीं ना कहीं। अब देखिए बहादुर शाह की स्टोरी क्या है, बहादुर शाह ने पंगा ले लिया था मुगल एम्परर हुमायूं से। अब हुमायूं तो फिर मुगल एम्परर है। तो लगभग 1535 या 34 के आसपास जो हुमायूं है उसने पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया गुजरात की तरफ। वो गुजरात की तरफ आ गया और गुजरात में उस समय शासक था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह डर गया और बहादुर शाह भाग के नीचे पुर्तगालियों के पास आ गया कि भैया मेरी मदद कर दो। तो पुर्तगाली तो भैया बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने कहा मदद तो करेंगे पर साथ में आप जो भी आपके पास हिस्सा है, जैसे डीयू हो गया, दमन हो गया, इस तरह के जो क्षेत्र थे इनके पास, उन्होंने कहा हमें दे देना। बसीन हो गया तो बहादुर शाह ने कहा ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि बहादुर शाह तो फिर इन्हीं के पास था, तो हुमायूं बहुत साल रुके रहा, 1-2 साल रुका हो, फिर उसने क्योंकि उतना बड़ा एम्पायर चलाना है तो फिर वो वापस चला गया। तो 1536 में हुमायूं चला जाता है वापस चला जाता है दिल्ली। फिर बहादुर शाह फिर अपने गुजरात में आ जाता है और फिर से कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से जो उसने वादे किए थे वो उससे नाखुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पुर्तगाली कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक रंजिश हो जाती है बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है और पुर्तगालियों के बीच। फिर पुर्तगाली उसे अपने जहाज पे बुलाते हैं मीटिंग के लिए और कहा जाता है कि किसी में लिखा है कि जहर दे के उसे मार दिया, किसी ने कहा कि कहीं ना कहीं उसे मार रहे थे तो उसने जहाज से कूद मार दी, फिर तैरते तैरते वो जो समुद्र का पानी है रात के समय बहुत ठंडा हो जाता तो इस वजह से मर गया। मतलब हमने ये देखा, हम ये जानते हैं कि बहादुर शाह को धोखे से मार दिया किसने, पुर्तगालियों ने 1537 में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जो नीनो दा कुना है उसने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि पुर्तगालियों का जो एक वर्चस्व है, क्योंकि वो जैसे आप दक्षिणी हिस्सा देखते हैं भारत का, जैसे ये है यहाँ पर मलक्का वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर इनका दबदबा बन रहा था, नो डाउट ऊपर भी जा रहा था गोवा की तरफ। परंतु जो नीनो दा कुना है जो तीसरा गवर्नर है उसने कोशिश करी कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी दबदबा बढ़े। तो ये पहला गवर्नर था जिसने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं बंगाल में भी हम थोड़ा सा अपना वर्चस्व बनाए, वहां सेटल हो जाए, ठीक है, हुगली नदी के आसपास, ठीक है। तो इसने क्या करा, हुगली जो नदी है, यानी कि हुगली एक जगह का नाम भी है, नदी के नाम पे जगह भी है, तो वहां पर इसने हेडक्वार्टर बनाया। तो क्वेश्चन होगा कि पुर्तगालियों के किस गवर्नर ने हुगली में हेडक्वार्टर बनाया, तो आंसर है नीनो दा कुना, ये बात याद रखें। आगे देखेंगे, एक
जैसे गवर्नर की बात तो हमने कर ली, बाकी गवर्नर उतने ऐतिहासिक रूप में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। पहले के 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु और नीनो दा कुना। अब जो ये वाला है, इसमें आप एक ऑफिसर का पोस्ट देख लीजिए। ये है वेडोर डा फजेंडा। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये पोस्ट का नाम है, वेडोर डा फजेंडा। ये पोस्ट है, इसमें जो भी बैठेगा वो जिम्मेदार होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था जितना भी राजस्व है उसके लिए, जितना भी इनकम हुई है सरकार की वो, और कार्गोस यानी कि जो शिप से जितने कार्गोस आ रहे हैं जा रहे हैं, जो माल आ रहा है जा रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो जहाज का बेड़ा होता है, जो फ्लीट होती है, वो सही से जा रही है नहीं जा रही है, उसका आने जाने का पूरा ध्यान जो फेडोर डा फजेंडा होता था वो रखता था। आज के समय में आप जानते हैं कि जो राजस्व होता है उसके मुखिया जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए होता क्या है, सितंबर 1579 में जो अकबर साहब हैं, आप जानते ही हैं, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, 1556 में। इसके बाद अकबर कहीं ना कहीं मात्र 14 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ गए थे। तो कहीं ना कहीं 1556 से 1605 तक अकबर का ही शासन था। 1556 से 1605 तक इसका शासन था अकबर का। तो अकबर जो थे वो काफी नॉलेजेबल व्यक्ति थे। वो एक जैसे एक डायलेक्टिकल मेथड होता है ना, जो कहीं ना कहीं प्लाटो ने लिखा है कि जो सुकरातो है वो डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल करता था। डायलेक्टिकल मेथड मतलब क्या होता है कि आप एक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चनिंग से, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, फिर आपने उसी पे फिर क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर उसका आंसर दिया, तो ऐसे फिल्टर लग लग के जो एक अंत में जो मिलता है उसी को वो ज्ञान मानते थे। कौन? सुकरातो। वही सिद्धांत अकबर भी करता था। वो एक दरबार बनाता था, वहां पर बहस करवाता था धर्मों के बीच, और कहीं ना कहीं जिससे वो ज्यादा प्रभावित हो जाता था उसी सिद्धांत को अकबर अपना लेता था, राइट। तो इसीलिए अकबर ने क्या करा कि पुर्तगालियों को 3 बार प्रस्ताव भेजा, 3 बार याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि आप आइए मेरे दरबार में और अपने जो सबसे ब्रिलियंट आपके जो स्कॉलर्स हैं उनको मेरे पास भेजिए, जो विद्वान हैं आपके, और देखते हैं वो मुझे प्रभावित कर पाते नहीं कर पाते। तो पुर्तगाली बड़े खुश हुए। पुर्तगाली ने कहा इनको तो हम इजीली प्रभावित कर लेंगे। अगर अकबर प्रभावित हो गया, जो सम्राट है, अगर उसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया तो सारा का सारा भारत ईसाई धर्म को कबूल कर लेगा, क्योंकि अकबर क्या है, एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, राइट। तो अकबर क्या करता है, एक चिट्ठी भेजता है पहली बार, ठीक है, कि भैया आप अपने 2 पढ़े लिखे लोग भेजिए, पढ़े लिखे जो पंडित हैं वो भेजिए। तो यहाँ पर 2 लोग जो जाते हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं। एक है रोडोल्फो एक्वाविवा और दूसरा है एंटोनियो मोन्सेराटे। एडोल्फो एक्वाविवा और मोन्सेराटे, ठीक है, एंटोनियो मोन्सेराटे, ये 2 पहली बार गए। फिर कहा जाता है कि हो सकता है अकबर इतना इनसे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि अकबर के दरबार में भी बीरबल जैसे लोग बैठे हैं, तो इतना आसान थोड़ी ना। तो पहला मिशन कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। फेल मतलब इन द सेंस कि जो इस पुर्तगाली हैं उनके लिए फेल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर लोग जीत गए, यानी कि कहीं ना कहीं इस्लाम जीत गया। फिर दूसरा फेल होता है मिशन, दूसरी बार फिर जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। जो तीसरा होता है, तीसरा जब भेजा जाता है, जो कहीं ना कहीं अकबर के दरबार में 1595 में पहुंचा है, लाहौर में, क्योंकि उस समय अकबर दिल्ली में नहीं बैठा था, लाहौर, ठीक है, लाहौर में बैठा था। तो अकबर का जो दरबार था वो लाहौर में था, राइट। तो लाहौर में आए वो लोग, और वो 2 व्यक्ति हैं जो तीसरी बार गए हैं, वो याद रखना है। जो एक है फादर जेरोम जेवियर और एक है इमैनुअल पिनहीरो। ये पिनहीरो वाली बात तो याद रखना, ये पिक्चर में भी और आएगा। तो पहले वाले भी याद रखने आपने, दूसरे वाले तो डेटा में नहीं मिलता, तीसरे वाले फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहीरो, क्योंकि इनको फिर एक स्थायी यानी कि परमानेंट दर्जा मिल गया था कि वो उन्हीं के कोर्ट में रहेंगे, किसके? अकबर के। तो पुर्तगाली के लिए तो अच्छा है, पुर्तगाली ने इनको समझा रखा था कि भैया किसी भी तरह कन्विंस कर दो और ईसाई धर्म अपना लें। आगे देखते हैं 1608 में क्या होता है। देखा जाता है कि 1608, मैंने कहा 1605 में जो है अकबर मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर के बाद बैठता है गद्दी में जहांगीर। जब वो गद्दी में बैठता है तो उसका नाम जहांगीर है, वैसे उसका जो पेट नेम था वो सलीम था। सलीम जब गद्दी में बैठा तो वही जहांगीर है। तो जहांगीर के समय पे ये देखा गया है कि बैप्टिज्म किया गया है ओपनली। बैप्टिज्म क्या होता है, जैसे कि एक प्रथा होती है ईसाई धर्म में, जब बच्चा होता है तो उसको जो होली वाटर होता है चर्च में, उसमें उसको डुबाया जाता है, ठीक है, उसे एक प्रथा है ईसाई धर्म की। तो देखिए ओपनली होता था। अब इसका क्या तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं जो जहांगीर है वो कहीं ना कहीं कट्टर नहीं था। कट्टर होता तो वो इस तरह से दूसरे धर्म यानी कि ईसाई धर्म की जो प्रथाएं हैं उनको अपने क्षेत्र में नहीं होने देता, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शासक के समय पे बैप्टिज्म ओपनली मतलब औपचारिक तौर पे ऑफिशियली किया गया, तो वो है जहांगीर। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब इसी समय 1608 में एक बात और होती है, अब एंट्री हो जाती है ब्रिटेन वालों की। अब आते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन आता है, वहां पर जो एंट्री करता है वो कैप्टन विलियम हॉकिंस करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई जाती है, 1600 में बनाई जाती है, 1600 में, ठीक है। तो आने में इनको लग गए 8 साल, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं
कौन से जहाज से आते हैं? शिप, हेक्टर शिप। कौन से शिप से आते हैं? हेक्टर शिप से। ये बात अपने याद रखनी है। और कहाँ पहुंचते हैं? सूरत में। सूरत में जहांगीर है। अब वो क्या करते हैं? जहांगीर से मिलते हैं और जो उनके राजा हैं, जो ब्रिटेन के उस समय राजा है जेम्स वन, उनकी एक चिट्ठी देते हैं। वो चिट्ठी में लिखा होता है कि आप हमें यहाँ व्यापार करने की इजाजत दें, राइट। तो क्या होता है कि जहांगीर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, और एक चिट्ठी दे देते हैं कि भैया हमें दी जाए। अब यहां पर आपको याद होगा कि पुर्तगाली का जो तीसरे मिशन थे, जिसमें पुर्तगाली के 3 मिशन थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे वाले में एक पिनहेरो साहब थे, फादर पिनहेरो, ठीक है। फादर पिनहेरो जो पुर्तगाली है, वो कभी नहीं चाहते थे कि जो विलियम हॉकिंस है, जो ब्रिटेन का है, वो पहुंचे दरबार में। बहुत कोशिश करी उसने, ना पहुंचे। फिर भी जो हॉकिंस था वो बहुत समझदार व्यक्ति था, वो मुगल कोर्ट में पहुंच ही गया था, जहांगीर से मिल ही गया था। अब हॉकिंस क्या थे? हॉकिंस जो थे, जो ब्रिटेन के हैं, वो क्या जानते थे? वो टर्किश लैंग्वेज जानते थे। क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है, उसका जो मूल है, उसका जो बेसिक, उसकी जो जड़ है, वो टर्किश लैंग्वेज से है। मतलब वो जो इस क्षेत्र से आए हैं जहां पर मातृभाषा टर्किश बोली जाती है। तो होता है ना, आप किसी ऐसे राज्य में जहां आप अपने राज्य से बाहर हैं और आपको अगर आप ही के भाषा का व्यक्ति मिलता है तो आप बड़े खुश होते हैं। तो वही हुआ कि हॉकिंस ने, चाहे वो ब्रिटेन का था, उसने टर्किश लैंग्वेज में बात करी जहांगीर से। तो जहांगीर बहुत प्रभावित हो गया, ठीक है, प्रभावित होना ही है। फिर आगे क्या होता है? जहांगीर क्या करता है? उसे मनसबदारी दे देता है 400 की मनसब, मतलब 400 गांव की मनसबदारी, कि तुम ये 400 गांव रखो। देखो उस समय कैसे लोग होते थे, रखो तुम 400 गांव, और इससे जो भी राजस्व आता है वो तुम्हारा, ठीक है। और एक सैलरी का वादा करता है, 30,000 रुपए महीना आपको मिलेगा। परंतु ये सैलरी कभी मिली नहीं, किसको? कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस की शादी कर दी जाती है किससे? एक अर्मीनिया का ईसाई व्यक्ति था जिसका नाम था मुबारक शाह। अर्मीनिया का एक ईसाई व्यक्ति था जिसका नाम था मुबारक शाह, ठीक है। अब ये अर्मीनियन था, मतलब ईसाई था ये, इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था मुबारक शाह ने। तो इसकी बेटी से शादी हो जाती है हॉकिंस की, ठीक है। तो ये भी याद रखना, अपने एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से एंट्री हो जाती है ब्रिटेन वालों की। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो मैंने स्टोरी सुना के आपको फैक्ट्स दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा। अब देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं। आपके ये टेस्ट सीरीज है, ये 20 टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसे लेते हैं तो ये पड़ेगी केवल आपको 999 रुपए की। देखिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, तभी पता चलता है आप मेरिट में कहां स्टैंड करते हैं, राइट। और ये एक हमारा आपके लिए ऑफर है, जिसमें हम आपको पूरी टेस्ट सीरीज देंगे जो 20 के 20 हैं। और इसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी आपको दिया जाएगा। तो मात्र 9,999 में आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं, जब आपने 9,900 का, माफ कीजिएगा, 9,999 का जब पैकेज लिया है, तो इमेजिन करिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री का पेज खोला है। इसमें सभी सब्जेक्ट होंगे, डोंट वरी। तो इसमें आपको वीडियो लेसन 1, वीडियो लेसन 2, वीडियो लेसन 3 इस नाम से आपको दिखेगा, विद नेम ऑफ द चैप्टर, जिससे कि एक सिस्टमेटिक वे में रहे। जब आप रिविजन करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, अनमैनेज ना हो। और ये हमारा जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। और जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जो महक मैम है, उनका आपने इंट्रो देखा होगा, तो ये उनके कमेंट हैं, राइट। तो ये दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि जो ऑथेंटिसिटी है हमारी, वो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी होती है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से आपको हम लोग अपलोड करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जिससे कि आप तक पहुंचा सके। और ये देखिए, ये नंबर है, इसमें आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।